वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लास 11th की अगर बात करें, स्टैट्स के अंदर हम लोगों ने करा था चैप्टर नंबर 2, जहां पर हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी करा हुआ है कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर। तो आइए हम लोग, आई होप कि आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझ में भी आई होगी। तो आज हम लोग यहां पर क्लास 11th की अगर हम बात करें तो यहां पर चैप्टर नंबर 2 है, कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। लेकिन पार्ट सेकंड को करने से पहले एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंटेंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए बच्चे एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में चर्चा हम लोगों ने ऑलरेडी भी करा है। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे। सैंपलिंग टेक्निक्स क्या होता है, डाटा कलेक्शन करने में क्या एरर होती है, सेंसस वर्सेस सर्वे में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, डाटा का क्या इंपॉर्टेंस रहा है रियल लाइफ में, इकोनॉमिक्स में, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बच्चे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व होता है, या कि डाटा कलेक्शन करने का क्या महत्व है। बिना इंपॉर्टेंस का, बिना महत्व का कोई काम हम करते नहीं। तो डाटा हम कलेक्शन कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले एड्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जब हम डाटा को प्रॉपर तरीके से कलेक्शन करते हैं तो हमें हेल्प करती है एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करने में, क्योंकि कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले आप डाटा को कलेक्शन करते हो, गैदर करते हो। सपोर्ट इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनालिसिस, ये आपको सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस के एनालिसिस में हेल्प करता है। उसके बाद इसेंशियल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये आपके लिए इसेंशियल भी रहता है यहां पर कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। उसके बाद हम बात करें इसेंशियल फॉर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी आपको हेल्प करता है। तो इस तरह से दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंस होता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चे। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO का मतलब क्या होता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं बच्चे। सेंसस का मतलब होता है जनगणना होता है। आइए बच्चे, NSSO का मतलब क्या होता है। तो द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डिटेल्स नेशनल डाटा ऑन populations, employment, housing, and other demographics. The NSSO conduct periodic survey to analyze trends in employment, literacy, poverty, and other socio-economic aspect. बच्चे आइए, दो वर्ड जो है यहां पर सेंसस और NSSO। तो आइए, सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, यहां पर सेंसस की बात करें, जनगणना क्या प्रोवाइड करती है, डिटेल नेशनल डाटा ऑन पॉपुलेशन, किसके बारे में, पॉपुलेशन कितना है, उसमें से एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला है, हाउसिंग क्या है, एंड अदर डेमोग्राफिक्स क्या है। जबकि NSSO कंडक्ट करती है पीरियोडिक सर्वे के बारे में टू एनालाइज ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट में क्या ट्रेंड्स आया, लिटरेसी में क्या ट्रेंड्स आया, पॉवर्टी में कितने का ट्रेंड आया है, और अदर सोशियो एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करता है। बच्चे आइए एग्जांपल को समझते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया की बात करें, कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। यहां पर हम जब जनगणना की बात करते हैं बच्चे, 10 साल में आपको कंडक्टेड किया जाता है, सर्वे किया जाता है। तो कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स टू गैदर डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक डेटा। जबकि NSSO की बात करें बच्चे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात करें, कंडक्ट लार्ज स्केल सैंपल, यहां पर लार्ज स्केल सैंपल सर्वे ऑन अ सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में यहां पर डिस्कस किया जाता है। तो एग्जांपल को समझिएगा, यहां पर सेंसस ऑफ इंडिया जो है कंडक्ट किया जा रहा है 10 साल पे, ताकि गैदर कर सके डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक डेटा, जैसे कि हमने अभी बात करा, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग वगैरह हो गया। और यहां पर NSSO की अगर हम बात करें, कंडक्ट करें लार्ज स्केल सैंपल सर्वे, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज को डील कर सके। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू। डाटा को कलेक्ट करने के कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, जहां यहां पर पर्सनल इंटरव्यू, यानी डाटा आपको कलेक्ट करना तो पर्सनली मिलना पड़ेगा। अगर मेरे से आप कुछ डाटा जानना चाहते हो तो मेरे पास आकर के फिजिकल मिलना पड़ेगा, यानी पर्सनल इंटरव्यू। आपको डाटा कलेक्शन करना है तो पर्सनली इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। आइए बच्चे, पर्सनल इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस मेथड। फेस टू फेस का मतलब आमने सामने व्यक्ति होते हैं और वहां पर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। डाटा कलेक्शन, इट इज वन ऑफ द
मोस्ट एक्यूरेट मेथड। बच्चे ध्यान रखेंगे जब फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस में जब होते हैं बच्चे तो फेस टू फेस होते हैं तो वहां पर एक्यूरेट मेथड होते हैं। इट अलाउज टू डेप्थ रिस्पॉन्सिबल, यहां पर क्या होता है, इट अलाउज फॉर डेप्थ रिस्पॉन्सेस एंड क्लैरिफिकेशन। जब फेस टू फेस होंगे तो रिस्पॉन्स भी एट अ टाइम आ जाएगा, एक्यूरेट आएगा, चीजें सही रहेगा, कोई डाउटफुल नहीं रहेगा। इट इज अ कॉस्टली एंड टाइम इंटेंसिव, मेकिंग लेस फ्लेक्सिबल एंड लार्ज स्केल स्टडी। कहने का मतलब ये है हर सिचुएशन में फेस टू फेस मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और ये लार्ज स्केल के लिए भी पॉसिबल है भी नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो आप कर सकते हैं, बड़ा होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, तो ये इसके डिमेरिट्स पॉइंट भी हो सकता है। यहां पर ठीक है कि आपका मेथड, इस मेथड के थ्रू अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो चीजें एक्यूरेट आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, लार्ज स्केल पर आप कर भी नहीं पाओगे, छोटे छोटे लेवल पे ही कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। यहां पर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू की हम जब बात करते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, क्या इसके फायदेमंद है। अलाउ द यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, आमने सामने होंगे सारे सवाल, क्वेश्चन आंसर होगा। बेटर सुटेड ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहां पर जो है बेटर सुटेबल किसके लिए होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए। एनेबल्स क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, बिल्कुल सही बात है। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरव्यूअर बायस इन्फ्लुएंसिंग रेस्पोंडेंट, बिल्कुल सही बात है। द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड, बिल्कुल सही बात है, टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो यहां पर दिक्कत है। आइए बच्चे हम लोग आगे बात करेंगे। आइए अगला हम बात करें मेल्ड क्वेश्चन अराइज। जब मेल के थ्रू आप क्वेश्चन करते हैं तो क्या होती है, द मेल्ड इंटरव्यू कंडक्टेड बाय सेंडिंग क्वेश्चन अराइज टू रेस्पोंडेंट वाया मेल। यहां पर जो आप क्वेश्चन भेजोगे मेल के थ्रू, इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन रीच पीपल इन डिस्टेंट लोकेशन, हाउएवर रेस्पॉन्स रेट ऑफ ऑफ्टन लो, बिल्कुल सही बात है। अब एक साथ 200 मेल जाएगा तो कितने मेल देख पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, and rather there is a no opportunity to clarify the question which may be lead to inaccurate data। यहां पर मेल के थ्रू जब आप इंफॉर्मेशन जानना चाहोगे, बहुत सारे मेल एक बार चला जाएगा, एक व्यक्ति के लिए देखना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये दिक्कतें हो सकती है। आइए बच्चे इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें। एडवांटेजेस क्या है, तो लीस्ट एक्सपेंसिव डाटा कलेक्शन मेथड, बिल्कुल सही बात है। कैन रीच रेस्पोंडेंट इन अ रिमोट एरियाज, बिल्कुल सही बात है। नो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन रेस्पोंडेंट आंसर, बिल्कुल सही बात है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के बहुत चांसेस कम होते हैं, 100 मेल में से हमने 90 मेल को ही ओपन कर पाए, 10 को नहीं कर पाए। रेट ड्यू टू द लैक ऑफ इमीडिएट एंगेजमेंट, उसके बाद नो वे टू क्लेरिफाई डाउट्स एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, यहां पर क्लेरिफिकेशन नहीं होता। दीज आर द डिसएडवांटेज। आइए बच्चे हम टेलीफोनिक की बात करते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो यहां पर टेलीफोनिक इंटरव्यू इज अ क्यूकर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कंपेयर टू फेस इंटरव्यू। जब हम बात करते हैं बच्चे फेस टू फेस मेथड, जो हम मिलते जो हम फेस टू फेस व्यक्ति से, पर्सनल इंटरव्यू से तो बेटर है, टेलीफोन पे हम टॉकिंग कर रहे हैं, हाउएवर हैज लिमिटेशंस सच एज अ इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व रेस्पोंडेंट एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज एंड डिफिकल्टी इन एक्सपेंडिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। यहां पर आप आमने सामने है नहीं, फोन पे आप अपनी एनिमेशंस नहीं दिखा सकते हैं, आप बॉडी के थ्रू आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये समस्याएं आ सकती है। आइए बच्चे, आइए इसके बारे में हम कुछ एडवांटेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। रिलेटिवली लो कॉस्ट कंपेयर टू पर्सनल इंटरव्यू, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अगर हम बात करें पर्सनल इंटरव्यू के रिलेटिवली ये इसका कॉस्ट कम होता है। रिड्यूस इंटरव्यूअर बायस, हायर रिस्पॉन्स रेट कंपेयर टू मेल सर्वे। यहां पर अगर हम बात करें बच्चे तो हायर रिस्पॉन्स रेट होती है कंपेयर टू मेल सर्वे। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें बच्चे यहां पर, तो कैन नॉट बी यूज फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट, बिल्कुल सही बात है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उसके लिए मुश्किल हो सकता है। डज नॉट अलाउ फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस, सारे के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चंस का नहीं मिल पाता है। डज नॉट कैप्चर नॉन वर्बल क्यूज एंड रेस्पोंडेंट रिएक्शंस, तो ये सारे के सारे नॉन वर्बल जो है कॉज है उसको आप नहीं इसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस था। आइए बच्चे हम लोग आगे बात करेंगे। यहां पर कुछ सैंपलिंग है एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सैंपलिंग एरर क्या है और नॉन सैंपलिंग एरर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए चर्चा करते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सैंपलिंग एरर की जब हम बात करते हैं, एरर्स ड्यू टू इनकरेक्ट सैंपल
सिलेक्शन। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एरर गलती तो हो गई इनकरेक्ट सैंपल सिलेक्शन की वजह से, सैंपल ही हमारा इनकरेक्ट था तो हमारा जो यहां पर सिलेक्शन होगा, सैंपलिंग होगा, वो भी इनकरेक्ट होगा। यहां पर नॉन सैंपलिंग एरर की बात करें, एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक और बायस, जब एक इंसान की गलती की वजह से यहां पर होती है तो यहां पर नॉन सैंपलिंग एरर मानी जाती है। कॉजेज की बात करें बच्चे तो इम्प्रॉपर सैंपलिंग मेथड्स, स्मॉल सैंपल साइज, जबकि मिस इंटरप्रिटेशन, रिकॉर्डिंग एरर्स एंड रेस्पॉन्स बायस होती है। इंपैक्ट की बात करें, अफेक्ट्स एक्यूरेसी बट कैन बी रिड्यूस विद अ लार्ज सैंपल, यहां पर एक्यूरेसी तो होता है बट रिड्यूस लार्ज सैंपल, लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन एंड हार्डर करेक्ट। सॉल्यूशन की बात करें बच्चे, यूज प्रॉपर सैंपलिंग टेक्निक्स, जब सैंपलिंग टेक्निक्स का सही यूज करेंगे तो सही आपका आंसर भी आएगा। इंप्रूव सर्वे डिजाइन, बेटर ट्रेनिंग एंड केयरफुल डाटा हैंडलिंग, ये काम करके आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सैंपलिंग एरर एंड नॉन सैंपलिंग एरर। आइए बच्चे उसके बाद हम लोग बात करते हैं रैंडम एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें, एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। रैंडम सैंपलिंग की जब बात करते थे, जितने भी यूनिट्स होते हैं इन सभी का इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के लिए। नॉन रैंडम सैंपलिंग की बात करते, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन जजमेंट, कन्वीनियंस एंड क्राइटेरिया होती है। जब बायस की बात करें, नो पर्सनल बायस, कंप्लीटली अनबायस्ड होती है, जबकि कैन हैव सिलेक्शन बायस ड्यू टू ह्यूमन जजमेंट, यहां पर ह्यूमन जजमेंट होती है। एग्जांपल की बात करें, लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर टेबल, जबकि हम नॉन रैंडम सैंपलिंग की बात करें, कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग होता है। सुटेबिलिटी की अगर बात करें बच्चे यहां पर, तो यूज फॉर लार्ज पॉपुलेशंस, रिसर्च स्टडीज के ऊपर बेस्ड होती है, जबकि यहां पर नॉन रैंडम सैंपलिंग की बात करें, यूज व्हेन टाइम एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब हमारे पास टाइम एंड रिसोर्सेज जब लिमिटेड होगा तब हम इसका सुटेबिलिटी देखेंगे। आइए, एक होता है सेंसस और एक होता है सैंपल सर्वे। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सेंसस का मतलब मैंने बताया जनगणना होता है, सैंपल सर्वे क्या होता है, आईडेफ डाटा कलेक्शन की बात करते हैं बच्चे, तो एंटायर पॉपुलेशन ली जाती है, बिल्कुल सही बात है, डूअर टू डूअर जाना पड़ेगा, जबकि यहां पर सैंपल सर्वे में सिलेक्टेड ग्रुप लेनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। टाइम रिक्वायर्ड की बात करें बच्चे तो यहां पर वेरी लॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा समय लगता है क्योंकि बहुत बड़ा यहां पर कम्युनिटी होता है, यहां पर शॉर्टर होते हैं। कॉस्ट की बात करें, एक्सपेंसिव होगा क्योंकि सारे के सारे एंटायर पॉपुलेशन कंक्लूड कर रहे हो, यहां पर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये कुछ डिफरेंस था सेंसस एंड सैंपल के बीच में, सर्वे के बीच में। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज सीखा। तो डाटा कलेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो डाटा कलेक्शन करने का जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ये हमें इकोनॉमिक के ट्रेंड को समझने में मदद करती है, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज के लिए एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फाइनल थॉट की बात करें, विदाउट रिलायबल डाटा कलेक्शन, बिना हम एक अच्छा रिलायबल डाटा कलेक्शन, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी would lack accuracy, proper method ensure creativity and leading the better decision making in a businesses and government research। तो हमारे लिए डाटा कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत होगा। आइए बच्चे हम लोग इस पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करा उसके बारे में एक बार रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डाटा कलेक्शन के बारे में समझा, डाटा कलेक्शन का मतलब गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। मेथड की बात करें, पर्सनल समझा, मेथड मेल के थ्रू हमने समझा, टेलीफोनिक एंड इंटरव्यू के थ्रू हम लोगों ने समझा। उसके बाद सैंपलिंग एंड सेंसस के बीच में डिफरेंस को समझा, सैंपल स्टडीज अ ग्रुप, सेंसस कवर्स ऑल। सैंपलिंग टाइप की बात करें, एक रैंडम होता है जहां पर इक्वल चांस की बात करी जाती है, नॉन रैंडम का मतलब जजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। एरर के बारे में, सैंपलिंग के बारे में बात करें जहां पर रॉन्ग सिलेक्शन करी जाती है, नॉन सैंपलिंग का मतलब ह्यूमन मिस्टेक होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें, एड्स डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा। सेंसस एंड एनएसएसओ की बात करें, सेंसस 10 साल में लाया जाता है, एनएसएसओ क्या होता है, सैंपल सर्वे होता है बच्चे। तो इस तरह से हमने सभी चीजों को आपको कराने का प्रयास करा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। बाकी कोई आपका डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगी, क्लास आपको कैसी लगी, और बाकी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जितना हो सके अपने नियर एंड डियर में जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।